अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शादरे ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू वीज़ा के बारे में। जो लोग सऊदी आना चाहते हैं उनका सवाल है, पासपोर्ट ECR है, क्या इस वक्त इमिग्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हमें सऊदी का वीज़ा चाहिए तो किस ऑफिस से लें और वीज़ा स्टैम्प करने में कितना टाइम लगता है और कितने पैसे लगते हैं, या कोई यार दोस्त रिश्तेदार कोई हमें वीज़ा दें तो उसमें हमें कितना खर्च होगा। अगर हम सऊदी आ जाते हैं, कफिल या कंपनी को अगर मैं या मेरा काम पसंद नहीं आता है वो वापस भेज दे तो दोबारा हम सऊदी आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में आप लोगों के साथ में बात करने वाला हूं, तो इस वीडियो को एक अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी वीडियो अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यू वीज़ा के बारे में। अगर आप सऊदी आना चाहते हैं तो आपके मन में सवाल है, विजिट वीज़ा पे आके सऊदी, उसके बाद हम वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सऊदी में ऐसा रूल नहीं है। अगर आपको वर्क वीज़ा पे आना है तो आप इंडिया में गमका मेडिकल वीज़ा स्टैंपिंग करके उसके बाद आप यहाँ आ सकते हैं। अगर आप विजिट वीज़ा में आते हैं तो यहाँ आने के बाद आप उसे वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और जो सऊदी का विजिट वीज़ा है वो दो प्रकार के होते हैं, एक स्टिकर वीज़ा और दूसरा होता है नॉन स्टिकर वीज़ा। जिस हिसाब से हम दुबई जाते हैं तो पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैम्प नहीं कराना होता है, प्रिंट आउट लेके ही चल देते हैं। तो उस तरह का भी वीज़ा सऊदी में अवेलेबल है, उसे कहते हैं पेपर वीज़ा, और जो पासपोर्ट पे चिपकता है उसे कहते हैं स्टिकर वीज़ा। अब हम बात कर लेते हैं वर्क वीज़ा के बारे में। अगर आपका कोई यार दोस्त या रिश्तेदार सऊदी में है, अगर आपको वो यहाँ से वीज़ा देता है तो अभी के डेट में सबसे पहले आपको गमका मेडिकल कराना होगा, खास करके अमल मंजिली के लिए। अगर आप ड्राइविंग में आते हैं तो सबसे पहले आपका गमका मेडिकल होगा। गमका मेडिकल होने के बाद जहाँ से आपका वीज़ा स्टैम्प होने वाला होगा वो आपको फिर एक मोफ़ा नंबर जारी करके देगा। मोफ़ा नंबर एक एप्लीकेशन होता है, वो एप्लीकेशन आप जा कर के सेंटर में देंगे तो आपको मेडिकल रिपोर्ट देगा। जिस भी ऑफिस में आपका वीज़ा का काम होगा स्टैंपिंग का, आप सारा डॉक्यूमेंट वहाँ भेज देंगे, 10 फ़ोटो, उसके बाद ओरिजिनल लाइसेंस, ओरिजिनल पासपोर्ट और ये मेडिकल का रिपोर्ट, इतने डॉक्यूमेंट उसके पास भेजेंगे। और जब उसके पास वीज़ा पहुँचेगा तो वो जा कर के आपका वीज़ा स्टैम्प कराएगा। इंडिया में जो वीज़ा स्टैम्प होता है हफ्ते में 2 दिन वीज़ा स्टैम्प होता है, और वीज़ा स्टैम्प होने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लगता है। 15 दिन के अंदर आपका वीज़ा स्टैम्प होकर के आ जाएगा। अगर आपका पासपोर्ट ECNR है, पढ़ा लिखा का है, तो आप डायरेक्ट टिकट लेंगे उसके बाद आ जाएंगे। अगर आपका पासपोर्ट ECR है, अनपढ़ का है, तो उसके बाद आपका जो फाइल है ये इमिग्रेशन के लिए भेजा जाएगा। इमिग्रेशन 10 से 15 दिन लगेगा और 1 हफ्ते में भी हो जाता है, इमिग्रेशन होगा। और इमिग्रेशन का जो जेन्युइन गवर्नमेंट का खर्चा है वो 200 रुपये है। अभी के डेट में इमिग्रेशन करवाने में करीब 5 से 10 हज़ार रुपये का खर्च है। वो जिससे भी आप वीज़ा स्टैम्प कराते हैं वो टोटल एक ही बार कैलकुलेट करके आपको चार्ज बता देगा कि कितना। अगर आपका कोई यार दोस्त रिश्तेदार आपको वीज़ा देता है, आप किसी से भी इंडिया में इमिग्रेशन करवाते हैं या वीज़ा स्टैंपिंग करवाते हैं, अगर आपका पासपोर्ट ECR यानी अनपढ़ का है तो इसमें 40 हज़ार रुपये का खर्चा है। अगर आपका पासपोर्ट पढ़े लिखे का है तो इसमें 30 से 35 हज़ार रुपये का खर्चा है, वीज़ा स्टैंपिंग, इमिग्रेशन और टिकट के साथ। और इस पर कोई क्वारंटाइन कोई ऐसा रूल नहीं है, जो भी अराइवल फॉर्म फॉर्मेलिटी है वो आपको फिलअप करके दे देगा, इस हिसाब से आ जाएंगे। अगर आपका यार दोस्त रिश्तेदार कोई भी आपको वीज़ा नहीं देता, आप किसी भी ट्रैवल ऑफिस में जाके वीज़ा लेते हैं तो वह आपसे 70 से 75 हज़ार रुपये लेगा। उसका भी सेम प्रोसीजर है कि इसी तरह से पहले आपसे वो गमका मेडिकल कराएगा, या पहले आपको वो सिलेक्शन करेगा, फ़ोटो वीडियो लेकर के। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा फिर आपका गमका मेडिकल होगा, पासपोर्ट ECR है, CNR है, उस हिसाब से इमिग्रेशन को भेजा जाएगा, फिर जा कर के आपका सारा काम होगा। किसी भी ट्रैवल एजेंट से अगर आप काम करवाते हैं तो आप उसे टोटल पैसा, पूरा पैसा बिल्कुल ही ना दें। जब आपका टिकट बन के आपके हाथ में आ जाएगा उसके बाद ही आधा पैसा दें और आधा पैसा उनका रोक के रखें। क्योंकि कोरोना के चलते काफ़ी दिन से फ़्लाइट और इनका काम बंद था। बहुत से ऐसे एजेंट है जो 3rd% है, वो इंसान को लूटने का काम करता है। जो मेन ऑफिस है, आप लोग मेन ऑफिस तक पहुँच नहीं पाते हैं। जो मेन ऑफिस है वो दिल्ली के अंदर है, उसके बाद मुंबई में है, और भी बहुत सी ऐसी सिटी है। लखनऊ में भी एक से एक बड़ा से बड़ा ऑफिस है। और बहुत से आदमी छोटे मोटे जो एजेंट होते हैं उनके चुंगल में फंस जाते हैं। वो फिर अपने चार्ज उस हिसाब से, जितने आदमी के पास वो वीज़ा जाएगा उस हिसाब से चार्ज बढ़ता जाएगा। अगर आप इस वक्त की बात बता रहा हूँ, अगर आप इस वक्त सऊदी आना चाहते हैं और आपको ड्राइविंग का वीज़ा चाहिए तो आप ऑफिस में जाते हैं तो 60 हज़ार रुपये बहुत है। आप मुंबई जाइए, मुंबई में एक से एक ऑफिस है, 60 हज़ार रुपये दे करके आप यहाँ तक आ जाएंगे। अगर आप किसी यार दोस्त से लेते हैं तो उस हिसाब से आपको वीज़ा मिलेगा। ऑफिस से वीज़ा लेने में एक फ़ायदा है
कि आपका एग्रीमेंट पेपर बनाया जाएगा और एग्रीमेंट पेपर पे आपका साइन किया जाएगा। अगर आप किसी के हाथ से वीज़ा लेते हैं तो उस पर कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, उन दोनों के बीच में जो बात होता है उसी तरह से होता है। ऑफिस से आने के एक और फ़ायदा है, अगर आप किसी भी कफिल या कंपनी पे आते हैं तो यहाँ पे 90 डेज़ का ट्रायल पीरियड होता है। इस डेट तक में वो चाहे तो इकामा बना सकता है या नहीं बना सकता है। इस बीच में अगर उसे आप या अगर आपका काम पसंद नहीं आता तो वो ऑफिस में आपको जमा कर देगा और ऑफिस वाले किसी और दूसरे जगह आपको तनाजुल दे देगा और आपको वापस अपने देश नहीं भेजेगा। अगर आप किसी यार दोस्त से वीज़ा लेके आते हैं, अगर उसे पसंद नहीं आता है तो 1 महीने आपसे काम करवाएगा और आपके ही पैसे से आपको टिकट लेके वापस आपको भेज दिया जाएगा। जब आप अपनी कंट्री वापस जाते हैं तो उसके 6 महीने बाद आप चाहें तो किसी नए वीज़े पे आ सकते हैं। जो आपके पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैंप है उसे ये लोग कैंसिल करवा लेते हैं, वही वीज़ा दूसरे पासपोर्ट पे स्टैंप हो जाता है, वो वीज़ा खसारा नहीं होता है। कई लोगों का सवाल है कि कफिल वीज़ा का पैसा मांग रहा है, तो वीज़ा का पैसा नहीं मांग सकता है, वही वीज़ा दूसरे जगह स्टैंप हो जाता है, उसी वीज़ा पर आ जाते हैं। इस तरह से आप बिल्कुल आ सकते हैं। सऊदी आने के लिए वर्क वीज़ा पे जो लेबर की एज है कम से कम 20 साल से ऊपर होना चाहिए। 20 साल 1 महीने होना चाहिए। अगर आप ड्राइविंग में आते हैं तो 21 साल 1 महीने 2 महीने होना चाहिए। 21 साल से अगर नीचे होगा तो ये गवर्नमेंट का रूल है कि आपका वीज़ा स्टैंप नहीं होगा। अगर आप लेबर में आते हैं 20 साल से अगर नीचे आपका एज है तो आपका वीज़ा स्टैंप नहीं होगा। तो ये एज इस हिसाब से होना चाहिए 20 प्लस और 21 प्लस। अगर आपका 20 प्लस नहीं है तो आप दुबई जा सकते हैं, किसी अदर कंट्री जा सकते हैं। सऊदी का ये रूल है 20 और प्लस 21। तो इस तरह से आप बिल्कुल काम कर सकते हैं। अगर आपका एजेंट कहता है कि मैं पैसे लेकर के काम करवा दूंगा तो एजेंट नहीं करवाएगा, पैसा आपका फंस जाएगा। जब आप नए वीज़े पे सऊदी आ जाते हैं तो आपका 2 साल का एग्रीमेंट किया जाता है। अगर आप किसी भी ऑफिस से आते हैं, अगर आप किसी यार दोस्त के जरिए आप वीज़ा लेकर के आते हैं तो आपका एग्रीमेंट ही नहीं होता है कि आपका कितने दिन का एग्रीमेंट है, तो वैसे 2 साल माना जाता है। अगर आप आते हैं और आपको काम करते हुए 6 महीने हो गए, इस दरमियान अगर आपकी वाइफ की या आपकी मदर की डेथ हो जाता है या वो बिल्कुल सीरियस है तो आप कह सकते हैं कि मुझे वापस जाना है। अगर इस केस में जो आपकी वाइफ है या आपकी मदर अगर ये बीमार होता है, अगर आपको जाना है, आपको काम नहीं करना है, तो ये ज़बरदस्ती नहीं है कि 2 साल का एग्रीमेंट आपको काम करना है। एग्रीमेंट होता है कि 2 साल तक आप यहाँ काम कर सकते हैं, हंसी खुशी आप छुट्टी नहीं मांग सकते हैं, ना ही फाइनल आप एग्जिट मांग सकते हैं जब तक आपका 2 साल पूरा नहीं होगा। अगर 2 साल से पहले अगर आपको 6 महीने 1 साल हो गए, आप जाना चाहते हैं कोई इमरजेंसी बोल करके इमरजेंसी में, तो आप जा सकते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट और किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट का ये रूल नहीं है कि आपको 2 साल तक काम करना है। 2 साल का मतलब होता है कि आप काम करेंगे और उसके बाद आप इस जगह से काम छोड़ के नहीं जाएंगे। पर ये ज़बरदस्ती और गलत तरीके से आपको काम नहीं करवाया जाएगा। अगर आपको काम पसंद नहीं है तो आप उस काम को नहीं कर सकते हैं। बहुत से भाइयों का सवाल था कि मैं आया था ड्राइविंग में, मुझे लगा दिया मजरे में, तो आप अपने कफिल से बात करें, आप अपना शॉर्ट वीडियो बनाएं और लेबर कोर्ट में जाके उनके ऊपर केस दर्ज करें। आप जिस काम में आए आप उसी काम को करें। अगर आपको सऊदी में आए हुए 2 महीने हो गए, आपका कफिल इकामा नहीं बना रहा है तो आप उससे उलझे ना। 90 दिन का टाइम होता है, आप 90 दिन बर्दाश्त करें। 90 दिन के बाद ही आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। इससे पहले अगर आप एक्शन लेते हैं तो आप गलत है, आप फंस जाएंगे। तो आप ऐसी गलती ना करें। 3 महीने की जो आपका ट्रायल पीरियड होता है उस दरमियान आप कुछ नहीं कह सकते हैं। 3 महीना जब क्रॉस हो जाता है, अगर वो इकामा नहीं बनाता है तो उनके ऊपर फाइन आ जाता है। 3 महीने से पहले आप कोई कार्रवाई करते हैं तो आप फंस जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में आप लोगों को बताया हूं। अगर आपका और भी कोई सवाल है या कुछ और आपका कोई मैसेज रह गया आप मुझसे पूछना तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।